ऑलराइट, तो हमारी लास्ट जो क्लास थी वो इंट्रोडक्शन था डिजिटल मार्केटिंग का। और आज ना हम कि जहाँ से हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पहले मैं आपको बताऊंगा बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती हैं एंड क्या हमारा पूरा फ्लो रहने वाला है आने वाले जो हमारी क्लासेस होने वाली है उनका, और क्या क्या चीज़ें आप सीखने वाले हो। चलो परफेक्ट है। तो गाइस देखो, हम स्टार्ट करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग। और डिजिटल मार्केटिंग क्योंकि मुझे पता है कि आप यहाँ पर आने से पहले भी बहुत सारी रिसर्च कर चुके होंगे, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देख चुके होंगे, हो सकता है ब्लॉग्स भी पढ़े हों, हो सकता है खुद से भी बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी हों। बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होके इतना सारा ज्ञान का समुंदर है, उस समुंदर में कहीं ना कहीं आप खो गए होंगे। तो अब कहीं ना कहीं आपको लगा हो कि एटलीस्ट एक जो रास्ता है उस रास्ते पे चला जाए, ताकि हमारी जो डिजिटल मार्केटिंग जो चीज़ आपको सीखनी है, जितना आपको सीखना है, जिस वे में आपको सीखना है, सीख सको। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। डिजिटल मार्केटिंग क्या है और क्या इसका फ्लो रहने वाला है, कैसे कैसे हम इसको पूरा कंटिन्यू करेंगे आगे। तो गाइस देखो, डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली दो वर्ड से बना हुआ है, एक तो डिजिटल है और एक मार्केटिंग है। तो डिजिटल तो कहीं ना कहीं जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं नंबर से रिलेट करता है कि हाँ डिजिटल है, डिजिट्स हैं, तो डिजिट्स से रिलेटेड मतलब कि जहाँ पे मैथमेटिकल नंबर्स की बात होती है तो वहाँ पे डिजिट्स आते हैं और उससे रिलेटेड डिजिटल होता है। पर मार्केटिंग एक पुराना कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। ये कॉन्सेप्ट यूज होता है मेनली कहाँ पर, बिजनेसेस में। ठीक है, बिजनेस में क्यों यूज होता है? बिजनेस में इसलिए यूज होता है क्योंकि कहीं ना कहीं हर बिजनेस के पास दो चीजें होती हैं। या तो कोई बिजनेस के पास, किसी के पास अपना प्रोडक्ट होता है, या किसी बिजनेस के पास अपनी सर्विस होती है। और उनको इस प्रोडक्ट या फिर इस सर्विस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना होता है। लेट मी जस्ट मूव टू द फुल स्क्रीन। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट को या फिर इस सर्विस को इनको अपनी ऑडियंस तक पहुंचाना होता है, वो ऑडियंस जिनके लिए इन्होंने उस प्रोडक्ट को डिजाइन किया है। ठीक। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखो, आप चाहे, अब प्रोडक्ट की हम बात करते हैं, प्रोडक्ट मतलब कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट हो सकता है। फिजिकल प्रोडक्ट के लिए जो आज आप ई कॉमर्स देखते हो, ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट फॉर एग्जांपल अमेजोन इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर इट। कि आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो ऑनलाइन, कोई यूजर आ रहा है, उसको आप परचेज कर रहा है और वो आप उसके घर पर एक प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हो। या फिर आपकी सर्विस हो सकती है। अब सर्विस बहुत बड़ा सेक्टर है कि सर्विस में जैसे आपका एजुकेशन, जैसे अभी आप लोग एजुकेशन ले रहे हो ऑनलाइन, आप इंडिया के किसी पार्ट में बैठे हो और एक जगह बैठ के आप एजुकेशन ले रहे हो, और एजुकेशन एक सर्विस है, उस सर्विस का आप कुछ अमाउंट पे कर रहे हो। ठीक है, तो अब इन दोनों की अपनी सेपरेट ऑडियंस है, और इन ऑडियंस तक अपना प्रोडक्ट या फिर सर्विस पहुंचाने के लिए हमें एक जो फॉर्म यूज करते हैं वो फॉर्म होती है हमारी मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग मतलब कि जहाँ पे हमारा एडवर्टीजमेंट आते हैं, जहाँ पर हम एडवर्टीजमेंट रन करते हैं। और एडवर्टीजमेंट हम कहाँ पर रन करते हैं? ताकि हम अपनी जो ऑडियंस होती है उन तक पहुँच सके। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में चलते हैं हम मार्केटिंग की। मार्केटिंग देखो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। इनफैक्ट जब से बिजनेस है तब से मार्केटिंग है, आज भी है और आगे भी रहेगी। तो पहले लेट सपोज बिजनेस है। अब आप कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हो, किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको उस काम की पहले बेस आपको समझ में होता है कि आपके पास, लेट सपोज कि आप बहुत टाइम से जॉब कर रहे हो। अब जॉब आप किस फील्ड में कर रहे हो? आप कर रहे हो आईटी सेक्टर में। ठीक है, अब आईटी सेक्टर में आपको पता चला कि आपने जॉब कर लिया, तो अब आपको लगता है कि यार मैं भी ना लोगों को बता सकता हूँ, कोई भी अपनी कंपनी स्टार्ट कर रहा है तो आईटी से रिलेटेड उसको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप बन गए अपने आईटी कंसल्टेंट। अब आप आईटी कंसल्टेंट बन गए। अब आईटी कंसल्टेंट बन तो गए, पर अब बताओगे कैसे लोगों को? अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाओगे? आप बढ़ाओगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा के। तो वो आपका एडवर्टीजमेंट होगा, जो भी आप अपने बिजनेस की बात पहुंचाओगे। अब उस एडवर्टीजमेंट में या तो आप माउथ पब्लिसिटी करोगे, ठीक है, या तो आप माउथ पब्लिसिटी करोगे, अपने खुद से बताओगे कि भाई मैंने ये काम स्टार्ट करा है, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, और अगर आपको कुछ रिक्वायरमेंट होती है तो आप मेरे से आके मिलो। या फिर आप पेड एडवर्टीजमेंट करोगे। पेड एडवर्टीजमेंट कि जहाँ पर आप कुछ अमाउंट पे करोगे और आपका एडवर्टीजमेंट रन होगा। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर में ऐड दोगे, फॉर एग्जाम्पल अपनी पैम्फलेट छपवाओगे, फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन पर ऐड दोगे, फॉर एग्जाम्पल रेडियो पर एडवर्टीजमेंट दोगे। तो ये कहीं ना कहीं आप मार्केटिंग करोगे, जिसके लिए आपको एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। अब मार्केटिंग आपने करी, मार्केटिंग करने के बाद आपका काम स्टार्ट होगा किसका? ये काम स्टार्ट होगा इसके बाद आपका सेल्स का। तो गाइस मैं आपको बता रहा था, देखो मार्केटिंग है। मार्केटिंग मतलब कि आपने कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, इनफैक्ट आप नहीं हो तो किसी और ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, तो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो मार्केटिंग करेगा, मतलब एडवर्टीजमेंट करेगा। अब एक बार मार्केटिंग हो जाती है तो मार्केटिंग के बाद जो नेक्स्ट काम स्टार्ट होता है सेल्स का। और सेल्स के बाद फिर आपके पास जनरेट होता है या तो प्रॉफिट या फिर लॉस। अगर आपका बिजनेस अच्छा चला तो आपको प्रॉफिट जनरेट होगा, अगर आपका बिजनेस अच्छा नहीं चला एज पर योर एक्सपेक्टेशन तो आपको लॉस होगा। ठीक। तो मेन थिंग इसकी ये जो मार्केटिंग होती है, ये मार्केटिंग जैसे मैंने बताया कि ये बहुत टाइम से होती आ रही है।
मतलब जैसे आप चाहे एंशिएंट में चले जाओ, एंशिएंट इंडिया में चले जाओ, चाहे आप मिडिवल में चले जाओ, चाहे आप मॉडर्न में चले जाओ, चाहे आप पोस्ट मॉडर्न में चले जाओ, तो जो भी है आपका टाइम, उस टाइम पे मार्केटिंग होती रहती है। पहले क्या होता था कि बड़े बड़े टाइम पर, जैसे पहले टाइम पर मेले लगते थे, एक बड़े बड़े इवेंट होते थे जहाँ पर गांव के लोग जाते थे, उस मेले में बहुत सारे लोग आते थे और वहाँ पे बड़ी बड़ी होर्डिंग्स भी आप देखते थे। जो जो उस मेले में जो व्यापारी होते थे वो अपने बिजनेस के बारे में वहाँ पर बताते थे, बड़ी बड़ी होर्डिंग से, बड़े बड़े जो पोस्टर लगे होते थे। तो डेट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ मार्केटिंग। पर जैसे जैसे टाइम बदला वैसे वैसे मार्केटिंग की जो फॉर्म्स हैं वो बदलती चली गई। फॉर्म्स बदली, उसके बाद रेडियो आया, तो रेडियो पे एडवर्टीजमेंट आने लगे, फिर टेलीविजन आया, उस पर एडवर्टीजमेंट आने लगे, फिर उसके बाद आपके क्या हुए, बिलबोर्ड्स आ गए, होर्डिंग्स आ गई। तो इस टाइप से एडवर्टीजमेंट बदलते चले गए। फिर फोन आ गए, तो फोन पर एसएमएस आने लगे आपको मार्केटिंग वाले। तो ऐसे ही मार्केटिंग की जो फॉर्म है वो बदलती चली गई, और मार्केटिंग की फॉर्म बदलते बदलते अब करंट जो है वो इंटरनेट पर शिफ्ट हो चुकी है। ठीक है, तो अब ये जो इंटरनेट के थ्रू जो भी मार्केटिंग की जा रही है, चाहे आप यूट्यूब पर देख रहे हो, चाहे आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, चाहे आप किसी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो, तो मार्केटिंग तो वही चल रही है, ये वाला कॉन्सेप्ट तो वही चल रहा है। बस जो इंटरनेट के थ्रू किया जा रहा है उसको हम डिजिटल बोल रहे हैं, कि आप जो भी काम कर रहे हो वो आप डिजिटल फॉर्मेट में कर रहे हो, और डिजिटल फॉर्मेट में जो भी आपकी मार्केटिंग हो रही है उसको हम डिजिटल मार्केटिंग बोल रहे हैं। क्लियर? तो ये तो कॉन्सेप्ट हुआ डिजिटल मार्केटिंग का। अब डिजिटल मार्केटिंग आप सीख रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए यहाँ पर जो आपके पास पॉइंट आता है वो पॉइंट ये होता है कि यहाँ पर इसके एक सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं। और सीरीज ऑफ स्टेप्स आपको समझने किसकी जरूरी है, जब तक आपको मार्केटिंग नहीं पता तब तक आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं समझ पाओगे। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप मार्केटिंग समझो कि एक्चुअली ये मार्केटिंग होती क्या है, और इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसके कितने स्टेप्स होते हैं, और कैसे हम इसको मार्केट करते हैं, अपनी ऑडियंस तक पहुंचाते हैं किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को। राइट, तो आते हैं हम पहले मार्केटिंग पर। अब गाइस मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग बेसिकली होता है कि जहां पर एक सिंपल किसी भी आपका प्रोडक्ट है या सर्विस है, आप उसको एडवर्टाइज करते हो या प्रमोट करते हो ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, तो इसको सिंपल आप यूज सकते हो, एक्ट ऑफ प्रमोटिंग और एडवर्टाइजिंग टू इंक्रीज सेल्स। सेल्स इंक्रीज करने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, या तो प्रमोशन करते हैं या एडवर्टाइज करते हैं। ये दो पार्ट होता है हमारा मार्केटिंग का। मार्केटिंग अच्छी होती है तो सेल हमारी अच्छी होती है, मार्केटिंग खराब होती है तो सेल हमारी खराब होती है। क्लियर? अब मार्केटिंग हुआ, मार्केटिंग होने के बाद या फिर मार्केटिंग होने से पहले देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू शुड अंडरस्टैंड। देयर आर 4 पीस ऑफ मार्केटिंग। 4 P मतलब कि 4 पिलर्स होते हैं मार्केटिंग के। सबसे पहले मार्केटिंग के लिए यू नीड टू हैव योर ओन प्रोडक्ट, या तो आपके पास अपना कोई प्रोडक्ट हो या फिर आपके पास अपनी कोई सर्विस हो, वैसे भी सर्विस आपके प्रोडक्ट में ही आ गया। देन आपका उस प्रोडक्ट का प्राइस होना चाहिए। आप कि लेट सपोज कि आप एक नया कोई भी कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हो, कि आप सपोज एक अपनी फ़ोन कंपनी ओपन कर रहे हो, तो फ़ोन कंपनी ओपन करने के लिए आपके पास एक प्रोडक्ट है जो है आपका मोबाइल फ़ोन। अब उस फ़ोन का आपने एक प्राइस सेट किया है। ठीक, अब उस प्राइस के लिए आपने मेनली क्या करा कि आपने प्रोडक्ट लिया, उसका प्राइस सेलेक्ट किया। देन ये जो प्रोडक्ट है ये आप किस प्लेस के लिए बना रहे हो, मतलब किस सिटी के लिए बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, एंड देन उस पर्टिकुलर एरिया में आप उसका प्रमोशन कैसे करोगे। तो जब भी आप मार्केटिंग समझते हो या फिर मार्केटिंग जब आप सीखते हो, तो मार्केटिंग में हमेशा 4 पिलर्स होते हैं मार्केटिंग के। सबसे पहले कोई एक प्रोडक्ट है या फिर एक सर्विस है, उस प्रोडक्ट या सर्विस का आपने प्राइस क्या रखा है, देन ये किस एरिया के लिए, किस जगह के लिए, किस सिटी के लिए, किस कंट्री के लिए आपने बनाया हुआ है, एंड अब उस जगह पर आप प्रमोशन कैसे करोगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल से समझाता हूँ। लेट सपोज हार्ले डेविडसन। हार्ले डेविडसन पता है सबको, एक बाइक कंपनी है। ठीक, बाइक है, तो हार्ले डेविडसन ये बेसिकली क्या होती है कि थोड़ी सी कॉस्टली बाइक है। और कॉस्टली बाइक है तो ऑब्वियसली कि जिनको इनका शौक होता है या फिर जो इसको अफोर्ड कर पाते हैं, ये उनके लिए कंपनी फोकस करती है, इसकी प्राइसिंग हमेशा हाई रहती है। तो हार्ले डेविडसन एक बेसिकली क्या हुई, एक बाइक हुई। अब सबसे पहले एक प्रोडक्ट हुआ, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी, लेट सपोज कि किसकी कॉस्टिंग है 5 लाख रुपीज। ठीक, तो प्रोडक्ट हो गया हार्ले डेविडसन, उसका प्राइस हो गया 5 लाख रुपीज। अब इसका प्लेस, प्लेस का मतलब कि आप इस प्रोडक्ट को किस एरिया में, किस एरिया में, किस कंट्री में, किस सिटी में सेल करना चाहते हो। ऐसा तो नहीं है ना कि हार्ले डेविडसन अगर आप विलेज एरिया में आप सेल करोगे तो विलेज एरिया में सेल हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो प्राइस रेंज है, इसकी जो ऑडियंस है वो ऐसी ऑडियंस है जो इसको अफोर्ड कर सके।
ठीक है, तो उसके लिए आपको ऐसी सिटीज देखनी पड़ेंगी जिन सिटीज में मेनली लोगों की जो पेइंग कैपेसिटी है या फिर जो अर्निंग पोटेंशियल है वो हाई है। ठीक, तो वो होगा आपका प्लेस। अब जैसे प्लेस में हम क्या कर सकते हैं, जैसे हो गया आपका दिल्ली, जो मेनली सिटीज होगी, जैसे दिल्ली हो गया, बैंगलोर हो गया। ऑल्दो ऐसे नहीं कि अगर कुछ ऐसे विलेज में आप चले जाओ वो लोग नहीं ले सकते, बट स्टिल जो ऑडियंस होगी, जो मैक्सिमम उसकी परचेसिंग ऑडियंस होगी, वो ऐसी सिटीज में मिलेंगी जो हाई पेइंग जॉब्स पर है, जो अफोर्ड कर सके। ठीक है, यहाँ पर आपका मुंबई हो गया, तो ऐसी सिटीज जिसमें आप प्लेस डिसाइड करोगे। अब प्लेस डिसाइड करने के बाद फाइनल ऑप्शन आएगा आपका प्रमोशन का, कि आपने सब चीजें कर ली, आपने प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दिया, उसका प्राइस भी सेट कर दिया, आपने प्लेस भी चूज कर लिया। अब आप वहां पर एडवर्टीजमेंट कैसे करोगे। ठीक है, तो अब फोर्थ पार्ट आएगा आपके एडवर्टीजमेंट का, कि अब आप प्रमोशन कैसे करोगे। तो प्रमोशन अब आप कैसे कर सकते हो, या तो आप ऑफलाइन करोगे। ऑफलाइन का मतलब कि या तो न्यूज़पेपर में ऐड दोगे, ठीक है, न्यूज़पेपर में ऐड दोगे, या फिर आप होर्डिंग लगवाओगे, या फिर टेलीविजन पर ऐड दोगे, या फिर कहाँ पर दोगे, या फिर आप ऑनलाइन करोगे। ऑनलाइन मतलब कि जैसे इंटरनेट पर करोगे, सोशल मीडिया पर एडवर्टीजमेंट दिखाओगे, या फिर आप यूट्यूब पर, या फिर आप गूगल पर दिखाओगे, या फिर जो मेन और अदर प्लेटफॉर्म्स हैं ईमेल के थ्रू लोगों को रीच आउट करोगे। तो ये एक आपके मेन प्लेटफॉर्म्स होंगे कि अब आप मार्केटिंग कैसे करोगे। तो दीज आर द 4 पिलर्स ऑफ द मार्केटिंग, कि जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हो, किसी भी टाइप की मार्केटिंग सीखते हो, तो वहाँ पर ये 4 पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं कि आगे जाके जब आप डिजिटल मार्केटिंग सीख जाओगे और आप किसी क्लाइंट के लिए या फिर किसी कंपनी के लिए काम करोगे, तो वहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड वेरी क्लियर कि आपका प्रोडक्ट क्या है, उसका प्राइस क्या है, वो प्राइस किस एरिया के लोग अफोर्ड कर सकते हैं, एंड देन क्या आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होने वाली है। ये आपका पहले क्लियर होगा, तभी जाके आप एक अच्छी सी कैंपेन सेटअप कर पाओगे और क्लाइंट के लिए रिजल्ट निकाल पाओगे। क्लियर, यहाँ तक क्लियर आप लोगों को? परफेक्ट। देयर 4 पिलर्स ऑफ द मार्केटिंग: प्रोडक्ट, प्राइस, देन प्लेस, एंड देन फोर्थ प्रमोशन। जब आपके पास ये सारी चीजें सही होंगी तब आप उसकी मार्केटिंग प्लान कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब गाइस, क्योंकि हम सीख रहे हैं ऑनलाइन मार्केटिंग, तो हमें ऑफलाइन मार्केटिंग से तो कोई मतलब नहीं है। वी आर लर्निंग अबाउट द ऑनलाइन मार्केटिंग, और जिसको हम डिजिटल मार्केटिंग बोल रहे हैं। तो अब ऑनलाइन मार्केटिंग को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो गाइस, जैसे आप देखते हो कि हम अगर ऑफलाइन मार्केटिंग की बात करते हैं, तो ऑफलाइन में बेसिकली क्या होता है, कोई भी कंपनी होती है या फिर कोई भी अगर इंडस्ट्री है या कोई भी बिजनेस है, तो उसका एक अपना ऑफिस होता है। ठीक, एक ऑफिस जहां पर उसके पास क्लाइंट्स आते हैं या फिर कस्टमर्स आते हैं, और वहां पर वो उनके साथ मीटिंग कर सकता है, या फिर जहां पर वो अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स होते हैं उनको शोकेस कर सकता है। ठीक है, अब वो चाहे ऑफिस हो, चाहे शॉप हो, या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर फिजिकल एड्रेस जहां पर आप किसी से जाके मिल सको। ठीक, अब यहीं से आपकी सारी मार्केटिंग एक्टिविटी चलती है। अगर हम ऑनलाइन वर्ल्ड की बात करें, डिजिटल वर्ल्ड की बात करें, तो यहाँ पर भी आपका एक अपना ऑनलाइन ऑफिस होता है। ठीक है, आप इसको ऑनलाइन ऑफिस बोल सकते हो, और ऑनलाइन ऑफिस होती है आपकी अपनी वेबसाइट। ठीक, जो आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट कर सके, और इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो कि ये आपकी 24/7 ऑफिस होती है। मतलब ये 24/7 आपका ऑफिस है। ये वाला ऑफिस की तो एक टाइमिंग होगी कि हो सकता है कि 10 से लेके 8 पीएम तक ये ओपन हो। ठीक है, 10 AM से लेके 8 पीएम तक ओपन है, पर रात में बंद है। बट क्योंकि इंटरनेट पर तो हम कभी भी ब्राउज कर सकते हैं, तो ये जो हमारी वेबसाइट होती है, ये हमारी एक्ट करती है एज आवर 24/7 ऑफिस, मतलब 24 घंटे 7 दिन ये खुला रहता है। अब आते हैं यहाँ पर। अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान से समझना गाइस, मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट जो प्रैक्टिकली अभी डिजिटल मार्केटिंग में रन होता है, पूरी स्ट्रेटेजी जो बनती है और कैसे पूरी डिजिटल मार्केटिंग काम करती है, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ, तो इस पर थोड़ा ध्यान से समझना। अब गाइस, ये होती है आपकी ऑनलाइन ऑफिस। ठीक है, अब ऑनलाइन ऑफिस तो आपने बना लिया, मतलब वेबसाइट आपने बना ली। अब वेबसाइट के साथ साथ कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर हमारे पास वेबसाइट नहीं है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, तो उस केस में कुछ लोगों के लिए उनका ऑनलाइन ऑफिस हो गया उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल। ठीक है, सोशल मीडिया प्रोफाइल जैसे किसी का हो सकता है कि यूट्यूब चैनल हो गया, किसी का इंस्टाग्राम जो प्रोफाइल हो गया, किसी का फेसबुक पेज हो गया, तो वो उनकी क्या होती है, वो उनकी ऑनलाइन ऑफिस होती है या फिर वो ऑनलाइन प्रोफाइल होती है। बट बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप ऑब्वियसली बिजनेस करना चाह रहे हो, तो बेस्ट है कि आपकी अपनी वेबसाइट होना बहुत जरूरी है। ठीक, क्योंकि ये सारे प्लेटफॉर्म्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, और क्यों ये सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसा और ऑनलाइन ऑफिस कंसिडर नहीं किए जाते, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। यहाँ पर है आपकी वेबसाइट। ठीक है, और आपकी वेबसाइट के लिए यहाँ पर है मल्टीपल एलिमेंट्स। ठीक, जो जहाँ से लोग आपकी वेबसाइट पर आते हैं और या फिर आपको लेकर आना होता है।
सबसे पहला एंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है आपका सोशल मीडिया। क्यों सोशल मीडिया? क्योंकि सोशल मीडिया आपका ब्रांडिंग के लिए सबसे बड़ा एलिमेंट है। ब्रांडिंग मतलब कि जहां पर लोग आपको जानते हैं, दे केम टू नो अबाउट यू। ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया पर हम सबसे ज़्यादा टाइम पास करते हैं, सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट के लिए वहाँ पर जाते हैं, या फिर कुछ नई चीज़ें चल रही होती है, न्यूज़ होता है, तो सब चीज़ों के लिए हम बेसिकली सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। तो वहाँ से हमें बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में पता चलता है, बहुत सारे नए ब्रांड के बारे में पता चलता है, और जैसे ही हमें किसी चीज़ के बारे में पता चलता है, इमीडिएटली हम क्या करते हैं, उनकी वेबसाइट ओपन करते हैं और उनकी वेबसाइट पर लैंड हो जाते हैं। मतलब हमारा गोल क्या हुआ कि यूज़र कहीं से भी आए, हमारी वेबसाइट पर आए। फिर सेकंड हुआ आपका गूगल। गूगल पर भी क्या करते हैं, हम सबसे पहले सर्च करते हैं। अब वो सर्च कैसी हो रही है, हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए सर्च हो रही है, या फिर हम किसी बिजनेस को सर्च करने जा रहे हैं, या फिर हम किसी नीड में जा रहे हैं कभी, तो उस केस में हम सर्च करते हैं। सर्च करके इमीडिएटली कहाँ पर आते हैं, वेबसाइट पर आते हैं। इसके बाद ईमेल्स। आप देखना जनरली ये जो मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी है। ईमेल्स भी जब आपको ईमेल्स आते हैं, जैसे अमेजोन, मिंत्रा या फिर किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको ईमेल्स आते हैं, तो वो क्या करते हैं, एट द एंड आपको लेकर जाते हैं वेबसाइट पर। ठीक। एंड फोर्थ प्लेटफॉर्म हो गया कि कोई थर्ड पार्टी ब्लॉग्स हो गए, ठीक है, या फिर कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हो गई, तो वहां से भी आपके पास ट्रैफिक आता है वेबसाइट पर। तो एट द एंड इतना आप मोटे मोटे तौर पे समझो कि जो आप ये अपना ऑनलाइन ऑफिस बना रहे हो, ये ऑनलाइन ऑफिस एक आपका मेन ऑफिस है, और आपका मेन गोल होता है कि जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सारे प्लेटफॉर्म से हमें यूजर को लेकर आना है। कहाँ पर? अपनी वेबसाइट पर। क्यों लेकर आना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपकी जो वेबसाइट होती है, ये वेबसाइट आपकी बैकएंड पर कनेक्टेड होती है किससे? बैकएंड पर आपकी कनेक्टेड होती है ये एनालिटिकल टूल से। जो एनालिटिक्स टूल होता है, एनालिटिक्स टूल का मतलब कि जहां पर आप अपनी वेबसाइट के विजिटर्स की एनालिटिक्स देखते हो। जितने भी आपके वेबसाइट विजिटर्स हैं, तो उनको आप पूरा उनका ग्राफ देखते हो, उनका स्टैट्स देखते हो। ठीक है, स्टैट्स का मतलब कि आपकी वेबसाइट पर जितने भी यूजर्स आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, किस एज ग्रुप के हैं, किस टाइम पर आ रहे हैं, किस सिटी से आ रहे हैं, कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, किन किन पेजेस को विजिट कर रहे हैं, और कब आपकी वेबसाइट से जा रहे हैं। तो ये पूरा स्टैट आप यहाँ पर देखते हो, और इन स्टैट्स के बेसिस पर आप क्या करते हो, अपनी स्ट्रेटजी बनाते हो। ठीक है, ये जो एनालिटिक्स टूल वाला पार्ट है, ये एनालिटिक्स टूल वाला पार्ट जो हम ऑफलाइन मार्केटिंग देखते हैं ना, ये यहाँ पर मिसिंग होता है। और यही रीजन है कि क्यों अब डिजिटल मार्केटिंग की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो एक चीज मिलती है वो एनालिटिक्स टूल वाला पार्ट मिलता है, कि जहाँ पर आप अपने यूजर का पूरा डेटा देख सकते हो, कब, किस टाइम पर, किस कैंपेन के थ्रू, मतलब किस चैनल के थ्रू आ रहा है। गूगल के थ्रू ज्यादा लोग आ रहे हैं, ईमेल के थ्रू ज्यादा आ रहे हैं, वेबसाइट के थ्रू ज्यादा आ रहे हैं, या सोशल मीडिया के थ्रू ज्यादा आ रहे हैं। तो आपको क्लियर आइडिया मिल जाता है कि यार मुझे ना सोशल मीडिया पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां से ज्यादा लोग मेरी वेबसाइट पर आ रहे हैं, और वहां से ज्यादा लोग मेरी वेबसाइट पर आकर परचेज कर रहे हैं या इंक्वायरी कर रहे हैं। क्लियर? एक फायदा तो ये हुआ कि आपके पास एनालिटिक्स टूल के साथ कनेक्टिविटी होती है, जिसमें आप डेटा को रीड करते हो, डेटा को एनालाइज करते हो और अपनी स्ट्रेटजी बनाते हो। सेकंड, जो सबसे बड़ा फायदा होता है, वो होता है आपका रीमार्केटिंग का। रीमार्केटिंग क्या होती है? रीमार्केटिंग आप इस तरह से समझो, रीमार्केटिंग का मतलब होता है कि आप मार्केट करते हो, अपने यूजर को चेज करते हो, और चेज करके फिर से उसको कहाँ पर लेकर आते हो, अपनी वेबसाइट पर लेकर आते हो। बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। लेट सपोज कि आप अमेजोन की वेबसाइट पर गए। अमेजोन की वेबसाइट पर आपने कोई प्रोडक्ट देखा। लेट सपोज कोई प्रोडक्ट आपकी हो सकती है, जीन्स देखी आपने। ठीक, जीन्स देखी, जीन्स वाले जो पर्टिकुलर बहुत सारी जीन्स देखी यहाँ पर, यहाँ पे नंबर ऑफ जीन्स थी। एक जीन्स वाले पेज पर गए, फिर आपने एक प्रोडक्ट पेज पर गए, जो जीन्स का एक पेज है, आपको एक जीन्स पसंद आई तो उस पेज पर गए। ठीक है, इस प्रोडक्ट को आपने क्या करा, कार्ट में ऐड करा। कार्ट में ऐड करने के बाद पेमेंट पेज तक गए, और पेमेंट पेज तक जाने के बाद आपने क्या करा, यहाँ से आप एग्जिट हो गए, मतलब आपने परचेज नहीं करा। ठीक, अब आप यहाँ तक तो चले गए, बट आपने क्या करा, परचेज नहीं करा। अब इमीडिएटली इसके बाद क्या फ्लो स्टार्ट होगा, इसके बाद आपके दो फ्लो स्टार्ट होंगे। एक, आपको ईमेल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे कि आप इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते थे बट आपने परचेज नहीं किया और ये आपके कार्ट में है, तो वी आर प्रोवाइडिंग यू 20% ऑफ ऑन दिस प्रोडक्ट एंड कंप्लीट योर परचेज। दूसरा, आपको इसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट सारे प्लेटफॉर्म्स पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है, सेम प्रोडक्ट का जो एडवर्टीजमेंट होगा वो सारे प्लेटफॉर्म पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आप गूगल पे विजिट कर रहे हो, आप यूट्यूब पे विजिट कर रहे हो, आप किसी वेबसाइट पर विजिट कर रहे हो, आप फेसबुक पे विजिट कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे विजिट कर रहे हो, सेम प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट आपको सब जगह दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये होता है रीमार्केट, कि आप मेरे एक बार बस मेरी वेबसाइट पर आ जाओ। वेबसाइट पर अगर आप आ गए तो मेरे पास आपका पूरा डेटा है। अब उस डेटा के बेसिस पे आप किस प्रोडक्ट को देख के गए हो ना, मैं उस प्रोडक्ट को लेके आपको चेज करता रहूंगा जब तक आप मेरे प्रोडक्ट को परचेज ना कर लो। ठीक है, तो ये फायदा होता है डिजिटल मार्केटिंग का, और ये इसी टाइप से पूरी स्ट्रेटजी बनाई जाती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि सर उनको कैसे पता चलेगा कि मैं उनके करोड़ों प्रोडक्ट्स में से सिर्फ इस एक जीन्स को ही देख के गया था और वो उसी जीन्स के प्रोडक्ट को लेके मुझे चेज करेंगे, उनको कैसे पता होता है? तो गाइस वहां पर भी एक कॉन्सेप्ट आता है डायनेमिक रीमार्केटिंग का। ठीक है, तो वो एडवांस कॉन्सेप्ट होता है, वो जब हम पढ़ेंगे आगे गूगल एड्स या फिर फेसबुक एड्स, तो वहाँ पर आपको मैं बताऊंगा कि वो चीज़ें कैसी की जाती हैं। बट उसको हम डायनेमिक रीमार्केटिंग बोलते हैं। डायनेमिक का मतलब ही ये होता है कि जो अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है, डायनेमिकली चेंज होता रहता है। आप जिस भी एक प्रोडक्ट को परचेज करोगे या फिर जिस भी एक प्रोडक्ट को जाके विजिट करोगे, इमीडिएटली आपको उस प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट हर जगह दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट होता है ऑनलाइन मार्केटिंग का। तो इसलिए हर बिजनेस यही चाहता है कि आप कहीं पर भी किसी भी बिजनेस का एडवर्टीजमेंट देखो, एट द एंड उनकी वेबसाइट पर चले जाओ। बस एक बार आप उनकी वेबसाइट पर चले जाते हो तो उनके पास डेटा आ जाता है, देन उसके बाद वो रिमार्केटिंग करते रहते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट को लेके, अलग अलग ऑफर्स को लेके आपको रिमार्केटिंग करते रहते हैं। और बहुत सारी वेबसाइट्स पर आपने ऐसा भी देखा होगा कि कहीं पर आपको कुछ फ्रीबीज भी दी जाती हैं। ठीक है, फ्रीबीज की जैसे आपको ई बुक दे दी, पर ई बुक देने से पहले आपसे बोला जाता है कि आप अपनी ईमेल आईडी एंटर कर दो। आप अपनी ईमेल आईडी दे दो, आपको ईमेल पर उसकी ई बुक आ जाती है, एंड उसके बाद फिर एक सीक्वेंस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कि आपको रेगुलर ईमेल्स आते रहते हैं, कभी ऑफर्स कभी कुछ, तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग तो आपकी चलती रहती है, विदाउट ईमेल तो ईमेल मार्केटिंग नहीं हो पाएगी। सेकंड थिंग कि आपने ई बुक कहाँ से ली? उनकी वेबसाइट से। तो आपको रिमार्केटिंग भी चल रही है विद द एडवर्टीजमेंट्स, और आपको रिमार्केटिंग चल रही है विद ईमेल ऑल्सो। क्लियर? तो ये पूरा एक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट होता है जो पूरा डिजिटल मार्केटिंग में वर्क करता है। पर अभी इन कॉन्सेप्ट्स को हम जैसे जैसे क्लासेस में आगे बढ़ते चले जाएंगे तो डिटेल में समझते चले जाएंगे। अब क्या क्या टूल्स होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के, तो वो देख लेते हैं हम कैसे स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे वेबसाइट से। क्यों? क्योंकि वेबसाइट हमारा एक ऑनलाइन ऑफिस है, मेन चीज़ है, हमें सबसे पहले इसको समझना है, क्योंकि आगे जाके जितने भी टूल्स पढ़ेंगे हमें इसी से लिंक करना है। अब क्या क्या लिंक करेंगे? जैसे हमने फेसबुक को लिंक करना है, तो फेसबुक को कैसे लिंक करना है, उसका लिंकिंग प्रोसेस क्या होता है, उसमें एक जो कोड होते हैं, जावास्क्रिप्ट कोड्स होते हैं, वो कैसे प्लेस करते हैं, देन उसकी ट्रैकिंग कैसे करते हैं कि कितने यूजर आए फेसबुक के थ्रू, उसको हम कैसे ट्रैक करेंगे, कन्वर्जन हुई उसको कैसे ट्रैक करेंगे, परचेज हुई उसको कैसे ट्रैक करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम वेबसाइट बनाना सीखेंगे, और वेबसाइट के लिए जो हम CMS यूज़ करेंगे, CMS होता है आपका कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, जहाँ पर आप अपने कंटेंट को मैनेज करते हो, और वो एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके थ्रू आपका कंटेंट भी मैनेज हो रहा है और आपको वेबसाइट भी बनी हुई मिल रही है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे वर्डप्रेस। ठीक है गाइज, वर्डप्रेस भी दो टाइप की होती है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। एक होती है .com और एक होती है .org। इन दोनों के लोगो जो होते हैं सेम होते हैं। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। बस इसमें डिफरेंस क्या होता है कि एक होता है ब्लू कलर का और एक होता है ग्रे कलर का। तो ब्लू कलर वाला आपका क्या होता है? पेड होता है, और ग्रे कलर वाला आपका फ्री होता है। ठीक है, तो एक .org होता है, एक .com होता है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। दोनों का जो फ्री वर्जन है वो अवेलेबल है, पर .org ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसको आप यूज कर सकते हो, बट अगेन इसके लिए आपको एक होस्टिंग या फिर डोमेन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये इसका फ्री प्लेटफॉर्म है, इसके फ्री प्लेटफॉर्म को आप यूज कर सकते हो, फ्री वर्जन है। बट अगेन इसके सारे मतलब पूरे इसके फीचर्स चाहिए। इफ यू वांट ऑल फीचर्स, तो कहीं ना कहीं आपको इसमें भी डोमेन एंड होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कौन कौन से होते हैं मैं आगे दिखाऊंगा आपको। बट आप इतना जान लो कि हम जो CMS यूज करने वाले हैं वो वर्डप्रेस होगा। वर्डप्रेस भी दो पार्ट में होता है, एक .com एक .org। .com आपका पेड होता है और .org आपका फ्री होता है। तो बट अगेन ये कि .org आपका फ्री तो है, बट इसके लिए आपको होस्टिंग की जरूरत पड़ती है, डोमेन होस्टिंग की, तब आप .org यूज कर सकते हो, उसके लिए अलग से कुछ पे नहीं करना पड़ता। .com वाले का आप फ्री वर्जन यूज कर सकते हो, बट अगेन उसमें ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलते आपको। अगर आपको सारे फीचर्स चाहिए तो कहीं ना कहीं फिर यहाँ पर भी आपको डोमेन और होस्टिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जब आपको पूरी कस्टम अपनी वेबसाइट बनानी होती है, तो हम वर्डप्रेस को यूज़ करेंगे। वर्डप्रेस एक ईजी टू यूज़ प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आपको किसी भी टाइप की कोडिंग या फिर प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप बिल्कुल ईजिली ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप अपनी जो वेबसाइट है वो बनाओगे, और इनफैक्ट एक वेबसाइट ऐसी बनाना सीखोगे कि जो आपकी एक प्रोफेशनल वेबसाइट होगी।
ठीक है। इसको सीखने के बाद ऐसे नहीं कि सिर्फ आप अपनी वेबसाइट बना पाओगे, आप चाहो तो फ्रीलांस में प्रोजेक्ट्स भी ले सकते हो क्लाइंट्स के। तो इस लेवल पे आप सीखने वाले हो वेबसाइट क्रिएशन। तो मेक श्योर कि आप जब सीखना स्टार्ट करो तो बिल्कुल मन लगा के सीखना, क्योंकि सारी चीज़ें जितनी भी होंगी पूरी प्रैक्टिकल बताऊंगा मैं। थ्योरी वाला पार्ट हो सकता है कि 10% रखूँ, 90% पूरा प्रैक्टिकल रखूँ। तो जो भी जितना भी एक्सपीरियंस है, जिस लेवल पे क्लाइंट्स के लिए भी हम काम करते हैं, तो उस लेवल पे आप पूरा इस चीज़ को सीखोगे। तो फ्रीलांस लेवल तक भी मैं आपको इतना सिखा दूंगा कि आप फ्रीलांस लेवल तक के भी प्रोजेक्ट्स ले सको। क्लियर। अब सेकंड पार्ट आएगा जब आप वेबसाइट बनाना सीख जाओगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे सोशल मीडिया। ठीक है गाइस, तो देखो गाइस मैं ना यहाँ पर एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग ना बहुत एडवांस्ड है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग बहुत डीप है। और इतना डीप होने के लिए आपको ये है कि स्टार्टिंग में आप इतना डीप नहीं सीख पाओगे, स्टार्टिंग में इतना एडवांस नहीं सीख पाओगे। तो मैं जितना भी पार्ट कवर करूंगा वो पार्ट मैं उस लेवल पे कवर करूंगा कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जितना आप रिक्वायरमेंट है आपको, जितना आप सीख सकते हो उस लेवल पे मैं आपको कवर करूंगा। ऑल्दो सारा कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है, बट जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, जितना आपको जरूरत है उस लेवल पे मैं आपको कवर करूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो बेसिक बेसिक कवर करूंगा, बेसिक वाला पार्ट बहुत ही कम रखूंगा। जो प्रैक्टिकल पार्ट है, जो प्रैक्टिकली कंपनीज में या फिर क्लाइंट्स के लिए या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाता है, वो लेवल वाला पार्ट सीखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया में जैसा होता है कि हाँ पेज कैसे बनाना है, पोस्ट कैसे डालना है, वो बहुत बेसिक होता है। उस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। हो सकता है 5-10 मिनट 15 मिनट उसमें फोकस कर दिया, बट मेन होता है कि एड्स कैसे रन करने हैं, एड्स के लिए स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, स्ट्रेटजी के लिए टारगेटिंग कैसे करनी है। ठीक है, टारगेटिंग के लिए ट्रैकिंग कैसे करनी है, और उस ट्रैकिंग के लिए कॉस्टिंग कैसे आपको अलॉट करनी है, और कॉस्टिंग फिर आपको ऑप्टिमाइज कैसे करना है। तो इस टाइप से जो रिक्वायरमेंट है हम टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे, बिकॉज आप ऑलरेडी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कैप्चर करके आ चुके हो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके आ चुके हो, एंड आई नो कि वो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हो जाती है कि एक टाइम पर आने के बाद ना एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है, कि आप एनालाइज करते करते इतना ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम कर चुके होते हो कि और फिर बाकी कंटेंट जाता ही नहीं है। और जो एक्चुअल कंटेंट जाना चाहिए वो एक्चुअल कंटेंट से फिर कहीं ना आप बेसिकली चूक जाते हो। तो मैं फोकस करूंगा उस कंटेंट पर जो आपकी रिक्वायरमेंट। इसके बाद सोशल मीडिया में मेन होगा हमारा फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन, ठीक है, एंड एक्स जो ट्विटर हम बोलते हैं। इसके बाद हम आएंगे गूगल एड्स पर। गूगल एड्स में अगेन सर्च एडवर्टीजमेंट, जो गूगल पर आप सर्च करते हो तो एडवर्टीजमेंट आते हैं, सर्च एड्स। देन वीडियो एड्स, वीडियो एड्स मतलब कि जो यूट्यूब एड्स होते हैं। देन इसके बाद आपके डिस्प्ले एड्स जो वेबसाइट के साइड में आते हैं। ठीक है, देन उसके बाद मैं आपको शॉपिंग एड्स के बारे में बताऊंगा कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट को सर्च करते हो तो वहाँ पर प्रोडक्ट के साथ उसकी प्राइसिंग, उसकी रिव्यूज़ और स्टोर का नाम आ जाता है, तो वो शॉपिंग एड्स भी हम यहाँ पर सीखेंगे। देन जब इतना हो जाएगा फिर हम सीखेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, दैट इज SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक, फिर इसके बाद ईमेल मार्केटिंग, देन इसके बाद ORM जिसको हम ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट भी बोलते हैं, एंड देन इसके बाद हम फ्रीलांसिंग वाला पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो गाइस उस चीज पे मत जाना कि ब्रोशर में इतनी सारी चीजें लिखी हुई हैं तो जितना ज्यादा हो सकता है, ये क्वांटिटी है, हमें क्वांटिटी चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, ये सब चीजें हमें कवर करनी है। नहीं, सारे पार्ट ब्रोशर में जितना लिखा हुआ है सारा पार्ट कवर होगा। हो सकता है कि जैसे स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है हो सकता है वैसे ना कवर हो, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इंटरलिंक्ड है। हो सकता है सोशल मीडिया का कुछ पार्ट होगा जो आपका आगे जाके, आई थिंक यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स हमारा मिस हो गया, कुछ पार्ट होगा जो गूगल एनालिटिक्स में होगा। ठीक है, तो आपका सारा पार्ट कवर हो जाएगा, बट द थिंग इज वो पूरा प्रैक्टिकल मैनर में कवर होगा कि आपको चीजें इंटरलिंक करनी आ जाए, आपको चीजें लिंकिंग के थ्रू पता चले कि कैसे इन चीजों को कवर करना है। सारा पार्ट कवर होगा, बस ध्यान देना कि मैं जो आपको पढ़ाऊंगा पूरा क्वालिटी लेवल वाला पढ़ाऊंगा, कि आपको क्वालिटी मिलेगी और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ये इतना मेरी तरफ से आपको एश्योरिटी है। और इनफैक्ट आपको भी ऐसी फीलिंग नहीं आएगी क्वालिटी नहीं मिल रही है। तो फोकस हम क्वालिटी पे करेंगे, क्वांटिटी पे फोकस मत करना कि यार ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए, पर जब आप उस ज़्यादा को कंज्यूम ही नहीं कर पा रहे, आप उसको होल्ड ही नहीं कर पा रहे, तो उस क्वांटिटी का कोई फ़ायदा नहीं है।
और अभी मैं आपको करंट ट्रेंड बता देता हूँ, अगर आप अभी मार्केट में आना चाह रहे हो या फिर अभी मार्केट में हो, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, मुझे टाइम हो गया। तो मार्केट में जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है वो चल रहा है आपकी एक्सपर्टाइज के ऊपर, कि आपको किस चीज़ की एक्सपर्टाइज है। आप डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट हो तो डिजिटल मार्केटिंग में आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं पूरी डिजिटल मार्केटिंग आप कवर नहीं कर पा रहे, और फ्रैंकली बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा हो जाता है पूरी डिजिटल मार्केटिंग कवर करना, तो इंडस्ट्री में हर एक फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल ईमेल मार्केटिंग मैनेजर होता है, ईमेल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव होता है, ईमेल मार्केटिंग हेड होता है। ये अपने आप में एक कंप्लीट प्रोफाइल है। और इसकी स्टार्टिंग सैलरी भी अगर मैं आपको बताऊं तो 20,000 से स्टार्ट होके इट कैन गो अप टू द 1 लाख पर मंथ। ठीक है, तो इसकी भी एक अपनी डिमांड है। फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी अपने आप में एक बहुत बड़ी फील्ड है। और इस सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी अगर आप जाओगे तो यहाँ पर भी फेसबुक एक्सपर्ट की अपनी एक प्रोफाइल है कि अगर आपको सिर्फ फेसबुक पे ही अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो आप फेसबुक को लेके भी अपनी एक जॉब प्रोफाइल अच्छी क्रिएट कर सकते हो। और सोशल मीडिया में ही अगर आप बात करते हो तो सोशल मीडिया में अब जो करंट जो चल रहा है दैट इज द कंटेंट क्रिएटर। ठीक है, कंटेंट क्रिएटर्स की बहुत डिमांड है। कंटेंट क्रिएटर्स मतलब कि जैसे आप देखते होगे, अगर आप रील्स भी देखते हो तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, आप देखना ऐसे ड्रूम करके एक कंपनी है, उन्होंने 2 इन्फ्लुएंसर्स को हायर किया हुआ है। ठीक है, वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, एक लड़का है और एक लड़की है, और उनका काम यही है कि कंपनी रिलेटेड जितना कंटेंट बनता है बस उनके लिए वो क्या करते हैं, डेली की रील्स डालते हैं। उनका काम बस यही है कि डेली की रील्स डालना है जो भी कंपनी रिलेटेड। वो उसके मतलब ऐसा नहीं है कि वो किसी आईटी प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, वो दे आर द इन्फ्लुएंसर्स, और उनका काम है बस रील डालना, मतलब कंटेंट क्रिएट करना, और उसके लिए बहुत अच्छा अमाउंट पे किया जा रहा है। अभी मेरे 2 स्टूडेंट हैं, एक है अंकित शर्मा। ठीक है, इसको आप अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे तो द अंकित शर्मा, आई थिंक द कार्तिक शर्मा अब उसने चेंज कर लिया है, द अंकित शर्मा या फिर द कार्तिक शर्मा के नाम से है। इसके यूट्यूब पर अप्रोक्सीमेटली 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं। तो और एक है प्रिंस। तो ये 2 स्टूडेंट हैं, ये बेसिकली कुश्ती से रिलेटेड पेज चलाता है और इसके भी 1 लाख से ऊपर ही फेसबुक पर फॉलोअर्स हैं। इन दोनों को अभी नोएडा की एक कंपनी ने हायर करा है विथ अ मिनिमम, मतलब जो आपका पैकेज है डेट इज 6 लाख पर एनम। और इनका काम क्या है कि कंपनी के लिए डेली की 2 वीडियोस बनानी है, शॉर्ट टाइप वीडियो और फुल टाइम वीडियो। ठीक है, शॉर्ट्स के लिए, रील्स के लिए, और एक यूट्यूब के लिए वीडियो। और उसके लिए ये इनको 6 लाख पर एनम, मतलब महीने के 50,000 रुपये पे कर रही है। वाई? बिकॉज दे आर बेसिकली दे आर इन टू दिस फील्ड की कंटेंट क्रिएशन आ रहे हैं। और एक और पार्ट बताता हूँ कि अब तो गवर्नमेंट भी, अब इलेक्शंस आ रहे हैं तो गवर्नमेंट भी इन्फ्लुएंसर्स को हायर कर रही है फॉर द कंटेंट क्रिएशन पार्ट। और इसका बेस्ट एग्जांपल आपने देखा होगा कि पॉडकास्ट में अब आपको गवर्नमेंट के जो मंत्री हैं, ठीक है, जो मिनिस्टर्स हैं, वो अब आपको पॉडकास्ट में दिखने लगे हैं। किसके साथ? जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके साथ, उनके पॉडकास्ट में आते हुए। तो ये बेसिकली क्या है, ये शो कर रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग अब किस लेवल पे ग्रो हो चुकी है। तो अगर आपको सिर्फ एक चीज की भी, किसी भी एक मॉड्यूल की भी एक्सपर्टाइज है ना, तो आप उसमें भी अपना बहुत अच्छा करियर बना सकते हो। ऑलराइट, तो इसलिए फोकस करना क्वालिटी के ऊपर, कि जिस पर्टिकुलर टॉपिक में भी आप सीख रहे हो उसकी अगर आपके पास क्वालिटी है तो आप उस क्वालिटी के बेसिस पे भी अपनी खुद की जगह बना सकते हो। चलो तो आगे करते हैं। गाइस ये अपना पूरा रोड मैप होगा, पूरी अपनी स्ट्रेटजी होगी, इस हिसाब से अपनी क्लासेस चलेंगी। अब आते हैं, सबसे पहले हमें जो स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है हमें वेबसाइट से। ठीक है, तो वेबसाइट क्रिएट करने के लिए, वेबसाइट बनाने से पहले हमें 2 चीज़ें समझनी जरूरी हैं। वो 2 चीज़ें क्या हैं? एक है आपकी डोमेन और एक है आपकी होस्टिंग। ठीक है, तो ये वेबसाइट वाला पार्ट हम पूरा प्रैक्टिकल करेंगे। और इस प्रैक्टिकल में गाइस 2 चीज़ें होंगी, मतलब एक आपका डोमेन और होस्टिंग, ये क्या होती है तो इम्पॉर्टेंट है आपकी वेबसाइट बनाने के लिए। एंड ये पार्ट जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो मेक श्योर कि आप भी साथ के साथ अपनी एक वेबसाइट बनाओ, एक प्रैक्टिस वेबसाइट बनाओ जिस पर आप साथ के साथ प्रैक्टिस करते चलो। क्योंकि चीज़ें जब इतनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ें आप प्रैक्टिकल सीखोगे। डिजिटल मार्केटिंग पूरा प्रैक्टिकल है, आप प्रैक्टिकल करोगे तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो डोमेन और होस्टिंग क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं। अ, चलो, तो अभी हैं हम गाइस एक अर्थ पर। लेट्स सपोज ऑल्दो अर्थ लाइक लग नहीं रहे, बट स्टिल लेट जस्ट कंसीडर इट एज अ अर्थ, मतलब ये अपनी पृथ्वी है। ठीक है, तो अभी हम पृथ्वी पर है और पृथ्वी पर हम रह रहे हैं। तो पृथ्वी पर हम बेसिकली क्या करते हैं कि एक दूसरे से मिल पाते हैं, एक दूसरे को देख पाते हैं, एक दूसरे को छू पाते हैं। ठीक है, दैट इज आवर रियल वर्ल्ड। जो हमारा रियल दुनिया है वो रियल वर्ल्ड है ये हमारी। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमें, अगर सपोज आप अभी अपने घर से, दिस इज योर होम, एंड आपको अपने घर से अपने ऑफिस जाना है। ठीक है,
तो इस ऑफिस जाने के लिए एक तो आपके पास एक वे है, एक आप इसको रोड बोल सकते हो या फिर कोई पाथ बोल सकते हो, एक आपका सेट पाथ है। और क्यों पाथ है? क्योंकि आपका एक घर है और इस घर का अपना एक एड्रेस है। सिमिलरली आपका एक ऑफिस है और इस ऑफिस का अपना एक एड्रेस है। ठीक है, इसलिए आप घर से ऑफिस और ऑफिस से घर वापस आ जा रहे हो। क्लियर? अब अगर ऐसे ही इसी को हम इंटरनेट की दुनिया में लेकर जाएं, इंटरनेट मतलब जो हमारा वर्चुअल वर्ल्ड है, वर्चुअल वर्ल्ड मतलब कि जिसको हम देख सकते हैं पर छू नहीं सकते। ठीक है, हमें पता है सब चीजें हो रही हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है, बट हम उसको ना अंदर जाके छू नहीं सकते। जैसे हम भी हम ह्यूमन को जाके छू सकते हैं ना, अपने साथ कोई भी हमारा दोस्त है, फ्रेंड है या फिर घर पर है कोई, उनको हम छू सकते हैं। इट्स ए रियल वर्ल्ड, पर वर्चुअल वर्ल्ड में हम छू नहीं सकते। तो इंटरनेट की दुनिया में भी आपका क्या होता है कि आपके पास एक ऑनलाइन जो आपका ऑफिस होता है या फिर आपका होम होता है, उस होम तक पहुंचने के लिए एक एड्रेस होता है। इस एड्रेस को हम डोमेन बोलते हैं। ठीक है, जैसे बेस्ट एग्जांपल आपका फेसबुक। फेसबुक एक डोमेन है। जैसे आप जब भी जाते हो ना facebook.com आप टाइप करते हो या फिर google.com आप टाइप करते हो, तो दैट इज अ डोमेन। ये डोमेन क्या है? ये एक एड्रेस है। एड्रेस कहाँ तक? एड्रेस उस जगह का कि जहाँ पर ये वेबसाइट बनी हुई है। इनकी जो वेबसाइट है जो बनी हुई है, दैट इज एन एड्रेस। अब ये वेबसाइट क्या है? जैसे सपोज अर्थ है, अर्थ पे आपका एक घर बना हुआ है, लेट सपोज इस जगह पर। तो ये क्या थी? ये तो एक लैंड थी ना। तो ये जो लैंड होती है, इसको इंटरनेट की दुनिया में हम बोलते हैं एक सर्वर। ठीक है, लैंड तो बहुत सारी है, ये पूरा आपका लैंड ही है, पर इस लैंड पर एक जगह पर कहीं पर आपका घर बना हुआ है, तो इसको अब आप होम बोल रहे हो। और होम भी क्या बोल रहे हो? इसको आप बेसिकली एक एड्रेस के नाम से जानते हो। ठीक है, एक सोसाइटी के नाम से जानते हो, किसी के एरिया के नाम से जानते हो। तो वो लैंड आपका क्या है? एक एड्रेस के नाम से या फिर किसी नाम से जाना जा रहा है। वैसे ही ये जो एड्रेस है आपको लेकर जा रहा है, वो एक सर्वर पर लेकर जा रहा है। और उस सर्वर पे बहुत सारा स्पेस है। लेट्स सपोज कि एक सर्वर है, इस सर्वर पे बहुत सारा स्पेस है और आपने एक सर्वर के स्पेस पे छोटा सा एक पार्ट लिया हुआ है इसका। जो आपका एड्रेस है, लेट्स सपोज facebook.com, ये एड्रेस है, ये सर्वर तक लेके जा रहा है और सर्वर पर इस जगह पर एग्जैक्टली लेकर जा रहा है। और इस जगह पर आपका क्या बना हुआ है? आपकी वेबसाइट है, मतलब जो आपने कंटेंट लिखा हुआ है, जो आपने इमेज अपलोड करी हुई है, जो आपने वीडियो डाली हुई है, वो इस जगह पर लेकर आ रही है। तो इसको हम वेबसाइट बोलेंगे। ठीक है, और ये जो पूरा स्पेस है इसको आप सर्वर बोलते हो। ठीक है, और ये जो पूरा सर्वर है, ये सर्वर पर आपकी क्या है? होस्टिंग है, जहां पर आपकी वेबसाइट होस्ट हो रही है। ठीक है, जैसे आप देखते हो ना शोज होते हैं, इवेंट्स होते हैं, वहां पे होस्ट होते हैं। होस्ट मतलब कि जो उस पूरे शो को संभालते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ये पूरा सर्वर है, ये सर्वर आपकी वेबसाइट को संभालती है, इसलिए ये सर्वर आपका क्या है? होस्ट है। तो इसलिए जनरली पूछते हैं कि आपने होस्टिंग कहाँ से ले रखी है, मतलब कहाँ पर आपकी वेबसाइट बनी हुई है। तो ये डोमेन होता है। डोमेन मतलब कि इंटरनेट पर आपको कहाँ तक पहुँचना है, उसका एड्रेस। और एड्रेस किस जगह का, जो वो एक प्लेस होगा, उस प्लेस को आप सर्वर बोलते हो। और सर्वर का कौन सा पार्ट जो आपकी वेबसाइट यूज कर रही है, उसको आप होस्टिंग बोलते हो। यहाँ तक क्लियर है? डोमेन होस्टिंग में डिफरेंस क्लियर है? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। डोमेन होस्टिंग में डिफरेंस क्लियर है? डोमेन आपके घर तक पहुंचने का एड्रेस, और होस्टिंग जो लैंड पर वो घर बना हुआ है, वो होस्टिंग। इतना समझो बस। यहां तक क्लियर? चलो परफेक्ट। अब आते हैं गाइस, देखो डोमेन। ठीक है, सबसे पहले डोमेन को और थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। आपने डोमेन से बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारी डोमेन्स होती है जिनके पीछे, किसी के पीछे डॉट कॉम लगा होता है, किसी के पीछे डॉट ओ आर जी लगा होता है, किसी के पीछे डॉट इन लगा होता है, किसी के पीछे डॉट जी ओ वी लगा होता है, किसी के पीछे डॉट ई डी यू लगा होता है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? ये होती हैं आपकी एक्सटेंशंस। ठीक है, इनको आप एक्सटेंशंस बोलते हो। एक्चुअली जो आपका डोमेन है, वो डोमेन ये है फेसबुक। ठीक है, जो आपने नाम चूज किया है। ठीक है, जैसे जो आपका नाम है ना, जैसे अभी सपोज हो सकता है रवि कुमार है, राकेश कुमार है, महेश सिंह है। तो उस केस में महेश, ठीक है, डेट इज योर डोमेन। और उसके आगे जो उनकी जो कास्ट लगी हुई है, डेट इज एन एक्सटेंशन। ठीक है, जिसके नाम से जाने जाते हैं। तो ये आपकी एक्सटेंशन होती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की एक्सटेंशन चूज कर रहे हो। तो इस एक्सटेंशन में जैसे डॉट कॉम स्टैंड फॉर द कमर्शियल, डॉट ओ आर जी स्टैंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टैंड करती है। डॉट आई एन फॉर इंडिया, डॉट जी ओ वी फॉर गवर्नमेंट,
.edu फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ऐसे ही और भी बहुत सारी होती है, जैसे .us हो गया यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, .ca हो गया कनाडा के लिए, देन .ru हो गया रशिया के लिए। तो ऐसी बहुत सारी एक्सटेंशंस होती है जिनको आप चूज़ करते हो। ठीक है, अभी बहुत सारी ऐसी एक्सटेंशन भी चल रही है जिसमें .online लिखा होता है, ठीक है, .fun लिखा होता है, .biz लिखा होता है। तो ये सारी आपकी क्या होती है, एक्सटेंशंस होती है, जो आप अपने नाम के बाद क्या एक्सटेंशन यूज़ होगी उसको आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब ऐसे ही होस्टिंग होती है। होस्टिंग आपकी अलग अलग टाइप की होती है। एक होती है आपकी शेयर्ड होस्टिंग, एक होती है आपकी VPS होस्टिंग, एक होती है आपकी डेडिकेटेड होस्टिंग, और एक होती है आपकी क्लाउड होस्टिंग। क्या होता है ध्यान से समझना, बहुत सिंपल है। लेट सपोज मैंने आपको बताया था सर्वर एक बड़ा सा एड्रेस होता है, तो अब आप समझो कि ये एक बड़ी सी बिल्डिंग है। ठीक है, इस बड़ी सी बिल्डिंग पर बहुत सारे फ्लोर्स हैं। ठीक, यहाँ पर बहुत सारे फ्लोर्स हैं इस बड़ी सी बिल्डिंग पर, और इस टाइप से। ठीक है, अब ये बहुत सारे फ्लोर्स हैं। शेयर्ड होस्टिंग में, होस्टिंग बेसिकली हमें क्लियर है कि होस्टिंग क्या होता है, एक छोटा सा स्पेस होता है जिसको हम लेते हैं और वहाँ पर हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं। मतलब किसी भी एक जमीन पे गए, जमीन का छोटा सा टुकड़ा लिया और वहाँ पे हमने अपना घर बना लिया, तो उस घर को हम होस्टिंग बोल रहे हैं, उस घर तक पहुँचने के एड्रेस को हम डोमेन बोल रहे हैं। शेयर्ड होस्टिंग, जैसे यहाँ पर नाम जुड़ा हुआ है शेयर्ड, मतलब कि जहाँ पर आप किसी के साथ कोई चीज़ शेयर कर रहे होते हो। ठीक है, तो अब लेट सपोज कि ये पूरी बिल्डिंग है, इस पूरी बिल्डिंग को अब आप मानो कि ये पूरी बिल्डिंग आपका सर्वर है। आप गए इस बिल्डिंग में और आपने एक फ्लैट ले लिया, ये वाला टॉप वाला फ्लैट ले लिया। तो ये फ्लैट, अब आपने ये फ्लैट लिया तो आप इस फ्लैट में अपना पूरा सामान रखोगे। तो उस केस में ये जो पार्ट हुआ ये हुआ आपका शेयर्ड होस्टिंग, मतलब आपने एक सर्वर पर एक छोटा सा स्पेस लिया और ये पूरा सर्वर बाकी जो वेबसाइट है या फिर बाकी जो लोग हैं उन सबके साथ शेयर कर रहे हो आप। ठीक है, ये पूरा स्पेस सिर्फ ऐसे नहीं आपका फ्लैट नहीं, ये पूरा स्पेस आप शेयर कर रहे हो बाकी लोगों के साथ, इसलिए उसको शेयर्ड होस्टिंग बोलते हैं। इसका फायदा, एक तो चीप होता है। चीप क्यों? क्योंकि अगर आप पूरा घर, पूरा ये टावर खरीदोगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। तो चीप होता है कि जहाँ पर आपने एक छोटा सा पार्ट खरीदा और आपको सस्ते में मिल गया। स्टार्टिंग के लिए अच्छा होता है क्योंकि स्टार्टिंग, अगर आप किसी चीज़ की स्टार्टिंग कर रहे हो, बिजनेस की स्टार्टिंग कर रहे हो, किसी वेबसाइट की स्टार्टिंग कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में आप चाहते हो कि इन्वेस्टमेंट कम से कम हो। ठीक है, तो ये शेयर्ड होस्टिंग होती है जहाँ पर आप एक छोटा सा स्पेस लेके बाकी जो पूरा स्पेस होता है वो बाकी लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हो। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी वेबसाइट का कंटेंट दूसरों के साथ शेयर होगा, आपका कंटेंट बिल्कुल अलग रहेगा। जैसे फ्लैट है तो आपका फ्लैट बिल्कुल अलग रहेगा, बगल में किसी और का फ्लैट होगा, उसके बगल में किसी और का फ्लैट होगा, पर आपकी जो प्राइवेसी होगी वो पूरी मेंटेन रहेगी। VPS में आप क्या करते हो, VPS में ये पूरा स्पेस आप ले लेते हो, पर इस स्पेस में आपका एक्चुअल कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, आपका एक्चुअल कंट्रोल नहीं होता क्योंकि आपने क्या करा, लीज पे ले लिया, तो लीज पे आपको मिल तो गया पर एक्चुअली कंट्रोल आपके पास नहीं है, आपको हर बार रेंट पे करना है। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या होता है गाइस, अगर आपने एक छोटा सा फ्लैट लिया है और आपको पता है कि आपके जो फ्लैट है या जो स्पेस है उसमें सिर्फ 10 लोग आ सकते हैं, ओनली 10 पीपल कैन अकोमोडेट इन दैट पर्टिकुलर फ्लैट। अब लेट सपोज किसी दिन आपके घर में रिश्तेदार आ गए और 15 लोग हो गए आपके उस फ्लैट में, तो ऑब्वियसली 15 लोग नहीं एडजस्ट हो पाएंगे, तो उसके लिए आपको एक और फ्लैट लेना पड़ेगा। ठीक, तो शेयर्ड होस्टिंग का मतलब ये होता है कि जब भी आप अपनी वेबसाइट बनाते हो और आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ने लगता है, तो स्पेस आपका यहाँ पर क्या होता है, लिमिटेड होता है। स्पेस आपका लिमिटेड है और अगर ट्रैफिक बढ़ेगा तो आपकी जो वेबसाइट होगी वो वेबसाइट आपकी स्लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सर्वर पे लोड पड़ेगा, सर्वर पे आपने ज़्यादा स्पेस नहीं लिया। इसका बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, आप एंड्रॉइड फ़ोन यूज़ करते हो और फ़ोन की मेमोरी अगर फिल होने लगती है तो आपने देखा होगा कि आपका फ़ोन हैंग होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्पेस ही नहीं होता। तो ऐसे ही यहाँ पर वेबसाइट के साथ भी होता है कि जैसे ही स्पेस फिल होने लगता है तो वहाँ पर वेबसाइट स्लो होने लग जाती है। अब हमें क्या करना पड़ता है, हमें स्पेस बढ़ाना पड़ता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक को हम वहाँ पर एकोमोडेट कर सकें। तो वहाँ पर फिर हम शिफ्ट करते हैं VPS पर, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर पर, कि जो सर्वर है उसका हमें वर्चुअल एक्सेस मिल जाता है। और वहीं जब आप डेडिकेटेड लेते हो तो यहाँ पर आपका पूरा ये जो सर्वर होता है ये पूरा डेडिकेटेडली सिर्फ आपके लिए काम करता है, फॉर यू। ठीक, तो यहाँ पर ये पूरा सर्वर डेडिकेटेडली आपका काम करता है। अब यहाँ पर आप देखोगे शेयर्ड होस्टिंग थोड़ी सी चीप मिलेगी, VPS पे जाओगे तो प्राइसिंग थोड़ी हाई मिलेगी, फिर डेडिकेटेड पे जाओगे तो और प्राइसिंग बढ़ जाएगी। मतलब जितना ज़्यादा आप सर्विस अच्छी लोगे उतना ज़्यादा आपकी प्राइसिंग बढ़ती चली जाएगी। किन किन के लिए होता है शेयर्ड होस्टिंग? जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपके लिए ठीक है, मतलब आपको ज़्यादा अभी स्टार्टिंग में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, तो आपके लिए ठीक है। ठीक है, तो आपके लिए ठीक है। अगर आपको लगता है ट्रैफिक अच्छा आ रहा है, आपकी वेबसाइट पर अच्छी चल रही है, लोग बहुत ज़्यादा सर्च करके आ रहे हैं, VPS
उससे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, मतलब लाखों में ट्रैफिक आ रहा है, करोड़ों में ट्रैफिक आ रहा है, तो डेडिकेटेड होस्टिंग। पर अगर आपको लगता है कि नहीं ट्रैफिक आपका बढ़ता घटता रहता है, जैसे अमेजोन की बिग बिलियन डे सेल आती है या फिर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल आता है, तो उस केस में क्लाउड होस्टिंग। क्लाउड होस्टिंग में क्या होता है कि आपका जो डेटा होता है पूरी वेबसाइट का, वो इस सर्वर पे स्टोर ना होके क्लाउड में स्टोर होता है, मल्टीपल क्लाउड्स में स्टोर होता है। तो जो यूज़र, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर दिल्ली में हूँ और कोई यूज़र बेंगलोर में है, तो इंस्टेड की उसका जो रिक्वेस्ट है मेरे सर्वर पे आए, दिल्ली वाले यूजर का रिक्वेस्ट उसी के नियर बाय सर्वर पे चला जाता है जहाँ पर मेरा डेटा स्टोर है, और बेंगलोर वाले का बेंगलोर वाले सर्वर पे चला जाता है। ये क्लाउड होस्टिंग होता है। और किसी दिन लगता है कि ट्रैफिक, लेट सपोज कि डेली का ट्रैफिक 1000 आ रहा है, और किसी दिन ऐसा हुआ कि एक दिन ट्रैफिक 10,000 हो गया, तो ऑटोमेटिकली जो इसका स्पेस होगा वो और बढ़ जाएगा ताकि 10,000 लोगों को अकोमोडेट कर सके। और अगर लगता है फिर किसी दिन उसके नेक्स्ट डे अगर 500 का ट्रैफिक हो गया, तो ऑटोमेटिकली स्पेस कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आप पे करोगे क्लाउड होस्टिंग में, वहाँ पर आप स्पेस के अकॉर्डिंग पे करते हो, जितना स्पेस यूटिलाइज करोगे उतना आप पे करोगे। स्पेस बढ़ेगा ज़्यादा पे करना पड़ेगा, स्पेस कम होगा तो कम पे करना पड़ेगा। तो ये कुछ टाइप ऑफ होस्टिंग होती है जो हमें वेबसाइट क्रिएशन में हेल्प मिलेगी या फिर हेल्प करेगी। यहाँ तक क्लियर है गाइस? मुझे बताना अगर कहीं पे लग रहा है कि आज ज़्यादा हो रहा है आज के लिए, तो मैं वहीं पे रुक जाऊंगा। डोमेन होस्टिंग क्लियर? डोमेन आपका एड्रेस है, होस्टिंग आपका उस जगह का नाम है जहाँ पर आप अपनी वेबसाइट बनाओगे। होस्टिंग अलग अलग तरह की है, जैसे शेयर्ड होस्टिंग हो गई, जैसे अगर आप हॉस्टल जाते हो तो हॉस्टल में रूम शेयर करते हो किसी के साथ, तो जो रेंट होता है वो डिवाइड हो जाता है, और वहीं पर अगर आप प्राइवेट रूम लेते हो तो उसका पूरा आपको पे करना पड़ता है। सिमिलरली आपकी होस्टिंग होती है। आपको लगता है आप अकेले हो और ज़्यादा आपको स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, तो आप शेयर होस्टिंग ले सकते हो। शेयर होस्टिंग बेस्ट है। आपको लगता है कि हाँ अब आपका बिजनेस बढ़ने लगा है, ट्रैफिक आपका बढ़ने लगा है, तो उसके लिए फिर आप बीपीएस होस्टिंग या डेडिकेटेड होस्टिंग पे जाते हो। आपको लगता है कि नहीं आपकी वेबसाइट पर कभी भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ जाता है और कभी कम हो जाता है, तो क्लाउड होस्टिंग आपके लिए बेस्ट होती है। स्टार्टिंग हम करेंगे शेड होस्टिंग से, तो मैं रिकमेंड यही करूँगा, शेड होस्टिंग से हम स्टार्ट करेंगे। होस्टिंग के कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपने सुने भी होंगे, जैसे आपने एक प्लेटफॉर्म सुना होगा गोडैडी, ठीक है। इसके अलावा आपने सुना होगा बिग रॉक, इसके अलावा आपने होस्टिंगर, इसके अलावा आपने ब्लू होस्ट सुना होगा, ठीक है। तो ऐसे और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप होस्टिंग खरीद सकते हो। होस्टिंग का मतलब कि जहां पर आप जो इन कंपनीज के अपने अपने सर्वर होते हैं और अपने सर्वर पर स्पेस सेल, मतलब स्पेस सेल करते हैं। जैसे लेट सपोज कि कोई प्रॉपर्टी डीलर है या फिर जो एक बिल्डर है, उस बिल्डर ने एक ज़मीन को खरीदा, उस ज़मीन को खरीदने के बाद वहाँ पे फ्लैट्स बना दिया और अब उन फ्लैट्स को वो सेल कर रहा है। तो ऐसे ही आप इनको, गोडैडी को, बिग रॉक को, इनको आप क्या मानो, इनको आप बिल्डर मानो कि जो फ्लैट बनाता है और सेल करता है, ठीक है। तो ये गोडैडी हो गया, बिग रॉक हो गया, होस्टिंगर हो गया, ब्लू होस्ट हो गया, ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो फॉर होस्टिंग। तो होस्टिंग कैसे परचेज करनी है वो मैं आपको बताऊंगा, और क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। पर पहले जो कैसे परचेज करनी है वो तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, पर पहले क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए होस्टिंग परचेज करने से पहले, वो पहले आज हम इस क्लास में समझ लेते हैं। देखो गाइस, मैं होस्टिंग को ना बार बार आपको इससे कंपेयर कर रहा हूँ लैंड से, ठीक है। जब भी आप ज़मीन खरीदने जाते हो तो वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि सोच समझ के खरीदनी होती है। आपकी इन्वेस्टमेंट जारी होती है और आप अपने पूरा जो भी आपके घर का सामान है वो सारा सामान वहाँ पे शिफ्ट करने वाले होते हो वहाँ पे घर बना के, ठीक है। तो सेम होस्टिंग को भी आप वैसे ही मानो कि आप लैंड खरीदने जा रहे हो। अब लैंड खरीदने के टाइम पर आप क्या क्या चीज़ें देखते हो, वैसे ही हमें होस्टिंग खरीदने के टाइम पर देखनी है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले लैंड जब आप खरीदने जाते हो तो वहाँ पर आप सबसे पहले देखते हो उसका प्राइस, कि क्या मेरे बजट में है या नहीं है, ठीक है। आपका बजट देखते हो, देन वहाँ पर लोकेलिटी देखते हो, ठीक। देन स्पेस देखते हो कि कितना स्पेस मिल रहा है, मतलब एरिया कितना मिल रहा है आपको लैंड में, और उस हिसाब से आप अपना बजट बढ़ाते घटाते हो। देन आपके फैमिली मेम्बर्स देखते हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखते हो आप कि आप कहाँ से खरीदते हो। होस्टिंग जब आप खरीदते हो तो इसको भी आप वर्चुअल लैंड मानो। तो वर्चुअल लैंड खरीदते टाइम हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम सर्वर की लोकेशन, ठीक है। यहाँ पर हम सर्वर की लोकेशन देखते हैं। सर्वर की लोकेशन मतलब हम अपनी वेबसाइट कहाँ पर बनाएंगे, हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे इंडिया में। ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये हो सकता है कि कोई कंपनी यूरोप की हो, कोई कंपनी हो सकता है कि यूएसए की हो, कोई कंपनी हो सकता है कि यूके की हो। तो ऐसे अलग अलग कंपनीज में अलग अलग कंट्रीज की ये कंपनीज हो सकती हैं, और जो इनके सर्वर्स हो सकते हैं वो भी हो सकता है कि कोई सर्वर इनका
जो सर्वर है वो हो सकता है कोई यूएसए में हो, कोई यूके में हो, कोई आपका सिंगापुर में हो कोई सर्वर। तो अब वो सर्वर, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि हमें सर्वर की लोकेशन क्यों देखनी है, क्योंकि हम वेबसाइट बना रहे हैं इंडिया में, और वेबसाइट बनाने के टाइम पर सर्वर के साथ क्या होता है, तो क्या होता है, लेट सपोज सर्वर है, ठीक है, ये सर्वर है और ये सर्वर है यूएसए में। सेकंड, ये भी एक सर्वर है और ये सर्वर है इंडिया में, ठीक है। अब ये आपका यूजर है और यूजर आपका है इंडिया में, ठीक है। आपने अपनी वेबसाइट बनाई, वेबसाइट बनाने के बाद इस यूजर ने आपकी वेबसाइट सर्च करी, ठीक है। वेबसाइट सर्च करी, तो वेबसाइट सर्च करने के टाइम पर जब भी आप किसी वेबसाइट को सर्च करते हो, लैपटॉप में ओपन करते हो, फोन में ओपन करते हो, तो उस टाइम पर क्या होता है, आपने सर्च करा और सर्च करने के बाद जैसे ही ब्राउजर में सर्च कर रहे होते हो तो ना वो लोड होने लगता है, इस टाइप से लोडिंग होने लगती है। तो लोडिंग होने के टाइम पर बैकएंड पे क्या हो रहा है वो समझो। जैसे ही आपने वेबसाइट सर्च करी, इमीडिएटली आपकी वेबसाइट से, यूजर के डिवाइस से, फोन से हो या लैपटॉप से हो, एक इमीडिएटली रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास। सर्वर उस रिक्वेस्ट को पढ़ेगा, उस रिक्वेस्ट को समझेगा एंड देन फाइनली एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा वापस यूजर के डिवाइस पर। जब ये रिक्वेस्ट जैसी यूजर के डिवाइस पे आएगी तो आपकी वेबसाइट लोड होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, आपकी वेबसाइट लोड होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे फ्रिक्वेंटली रिक्वेस्ट जाती रहेंगी, रिक्वेस्ट आती रहेंगी, रिक्वेस्ट जाती रहेंगी, रिक्वेस्ट आती रहेंगी। किस किस चीज़ की, सपोज इमेज है तो इमेज की रिक्वेस्ट जाएगी, सर्वर अप्रूव करेगा और रिक्वेस्ट वापस आएगी तो आपकी वेबसाइट की इमेज ओपन हो जाएगी। फिर उसके बाद कोई वीडियो है, वीडियो की रिक्वेस्ट जाएगी, वीडियो की रिक्वेस्ट अप्रूव होगी सर्वर से, फिर वो रिक्वेस्ट मतलब वो इमेज वीडियो आपकी वेबसाइट की यूजर के डिवाइस पर ओपन होगी। ऐसी मल्टीपल रिक्वेस्ट फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में आती जाती रहती है सर्वर से। तो अब यहाँ पर मेन क्या होता है कि ये जो सर्वर से यूजर का डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस मैटर करता है कि कितनी जल्दी रिक्वेस्ट जाएगी और कितनी जल्दी वापस आएगी। और वहीं अगर ये डिस्टेंस अगर बढ़ जाता है यूएस के लिए, तो वहां पर रिक्वेस्ट जाने और आने में टाइम लग जाता है, जिससे आपकी जो वेबसाइट की जो स्पीड होती है, वेबसाइट की स्पीड स्लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आपके घर के पास हॉस्पिटल है तो जल्दी से आप आ जाओगे, पर अगर घर से बहुत दूर है तो जाने और आने में टाइम लगेगा। सेम सर्वर के साथ होता है। तो इसलिए सबसे पहले हम जो चेक करते हैं वो चेक करते हैं सर्वर की लोकेशन, कि जो सर्वर की लोकेशन है, अगर हम इंडिया में बना रहे हैं तो इंडिया में सर्वर की लोकेशन होनी चाहिए ताकि रिक्वेस्ट जल्दी आ जा सके और वेबसाइट जल्दी लोड हो। सेकंड हम देखते हैं स्पेस, कि जो हमें स्पेस मिल रहा है वो कितना मिल रहा है। मिनिमम हमें ट्राई करना है कि 20 GB स्पेस मिले, और 20 GB स्पेस भी हमें कैसा चाहिए, SSD स्पेस चाहिए, जो आजकल लैपटॉप्स में आ रहे हैं ना। तो SSD क्या होता है कि इसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो फास्ट होती है, मतलब डेटा जल्दी प्रोसेस होता है और वेबसाइट जल्दी लोड होगी, जो भी एलिमेंट्स होंगे जल्दी लोड होंगे। थर्ड होता है हमारा SSL सर्टिफिकेट। SSL सर्टिफिकेट बेसिकली क्या होता है, आपने जब भी वेबसाइट ओपन करते हो तो वेबसाइट ओपन करने के टाइम पर ना आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक छोटा सा लॉक बना आ जाता है, एंड देन यहाँ पर आपका लिखा होता है HTTPS एंड देन यहाँ पर फिर facebook.com, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये लॉक शो करता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो सिक्योर है। सिक्योर मतलब कि जो भी डेटा ट्रांसफर होगा वो डेटा आपका सिक्योर रहेगा, उसको कोई भी हैक नहीं कर सकता है। आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में है, और इनक्रिप्टेड फॉर्म में जो भी यूजर, अगर कोई हैकर उसको हैक भी करता है तो वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो देख ही नहीं सकता, क्योंकि पूरे लॉक फॉर्म में जा रही है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में है। वहीं अगर SSL सर्टिफिकेट नहीं है तो वहां पर लिखा जाता है नॉट सिक्योर, और गूगल खुद बोलता है कि दिस वेबसाइट इज नॉट सिक्योर, और आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड शेयर मत करो। तो हमें फर्स्ट देखना है सर्वर लोकेशन, सेकंड देखना है स्पेस, थर्ड देखना है हमें SSL सर्टिफिकेट, कि कौन सी होस्टिंग हमें ये तीनों चीजें दे रही है। SSL सर्टिफिकेट ऑल्दो अगर आप अलग से लोगे तो उसके अलग से प्राइस होता है, बट हमें चाहिए कि कौन सी होस्टिंग हमें ये चीज फ्री में दे रही है। फोर्थ एंड इंपॉर्टेंट पार्ट, हमें डोमेन नेम भी देखना है कि कौन सी होस्टिंग हमें डोमेन नेम भी फ्री में दे रही है। अदरवाइज डोमेन का क्या होता है, अलग से हमें 1100 रुपीज पे करने होते हैं। तो हमें चाहिए कि अगर हम होस्टिंग परचेज कर रहे हैं तो उसके साथ हमें डोमेन भी फ्री में मिल जाए। SSL के भी पूरे साल के अप्रॉक्सीमेटली 4800 रुपीज़ या फिर 5000 रुपीज़ ले लेते हैं, तो हमें देखना है कहाँ पर हमें ये भी फ्री में मिल जाता है, स्पेस में हमें मिनिमम 20 GB मिल जाए और सर्वर की लोकेशन इंडिया में मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें हमें होस्टिंग परचेज करने से पहले देखनी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप कभी भी होस्टिंग परचेज कर रहे हो या फिर किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप अपने क्लाइंट को भी समझाओ कि आपको ये चीज़ें देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं पे। फिर उसके बाद हम लास्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो प्राइस देखना है, कि कहाँ पर ऑब्वियसली हमें कम रेट में मिल रहा है तो हम वहां से परचेज करेंगे उसको, ठीक है गाइस। चलिए ठीक है। तो गाइस आज देखो हमने क्या देखा, होस्टिंग देखी, डोमेन समझी,
होस्टिंग परचेज करने से पहले क्या-क्या चीज़ें होती हैं जो हमें देखनी चाहिए या समझनी चाहिए, एंड साथ के साथ कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ से आप होस्टिंग परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में बेसिकली मैं आपको बताऊँगा कि हम जब होस्टिंग परचेज़ करते हैं तो होस्टिंग किन-किन प्लेटफ़ॉर्म से कैसे परचेज़ करनी है, क्या उसके स्टेप्स होते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। तो उससे पहले एक मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूँ कि जो भी आप अपनी वेबसाइट बनाओ प्रैक्टिस के लिए, उसके लिए आप अपना डोमेन नेम सोच के रखो। तो अगर कोई भी अपने वेबसाइट बनाना चाहता है, होस्टिंग परचेज़ करना चाहता है, तो उस केस में मैं आपको हेल्प कर दूँगा लाइव क्लास में कि आप इस स्टेप को फ़ॉलो करके अपनी होस्टिंग परचेज़ करो, एंड देन आगे उस पर वेबसाइट कैसे बनानी है, तो वो भी हम स्टेप बाय स्टेप उसमें देखेंगे। ठीक? मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ऑलराइट।